तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सरकार पर पार्लियामेंट या संसद किस तरह से कंट्रोल करती है, या सरकार पर पार्लियामेंट के कंट्रोल के कौन कौन से तरीके हैं, पार्लियामेंट के पास कौन कौन से हथियार हैं जिससे वो सरकार पर कंट्रोल करती है, पार्लियामेंट के पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिससे पार्लियामेंट सीधे जनता की भलाई से जुड़े मामलों पर सरकार की टांग खींच सकती है। टांग खींचना समझते हो? सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर सकती है। आप सीधे सीधे कहोगे सर संसद में तमाम तरह के जो कानून होते हैं उन पर डिस्कशन होता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है और सरकार जो है संसद की मंजूरी के बिना कोई भी काम नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। आम बुद्धि ये आंसर देगी, वो दे के चली जाएगी। लेकिन नहीं, इसी में शामिल हैं आपका प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, व्यक्तिगत प्रश्न, ये सारे के सारे इसी में जुड़े हुए हैं। उसके बाद आ जाता है जीरो आवर। तो जीरो आवर में आप या शून्यकाल में किस तरह के मुद्दे आप उठा सकते हैं। फिर बहुत सारे प्रपोजल या प्रस्ताव या मोशन आते हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा और सबसे महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव, इसके अलावा विश्वास प्रस्ताव। इसके अलावा संसद की बहुत सारी समितियां हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, ये सरकार पर कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा संसद के एजेंट हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सरकार पर कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग इस सेशन में ये जितने भी मुद्दे मैंने अभी आपको सुझाए, चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या प्रोसीजर होता है, इसके अलावा ये समितियां क्या होती हैं, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, इसके अध्यक्ष और सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इनका टेन्योर या टाइम पीरियड कितना होता है, सबसे पहले भारत में लोक लेखा समिति कब बनी, अनुमान समिति कब बनी, सबसे पहले इसके चेयरमैन कौन थे, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इनकी रिलेवेंस, प्रासंगिकता, उपयोगिता या इनकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, पहले क्या था आज क्या है, इनका महत्व, ये सारे के सारे जो हथियार हैं, औजार हैं या जो पार्लियामेंट्री टूल्स हैं, किस लिए, गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने के लिए, ये आज़ादी के तुरंत बाद ये कितने महत्वपूर्ण थे, उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तब कितने महत्वपूर्ण थे, और 1989 से लेकर के 2014 तक जब भारत में गठबंधन सरकारों का दौर चला तब ये कितने इंपॉर्टेंट थे, और आज जबकि 2014 से लेकर के अब तक जबकि संसद में एक दल का बहुमत है, एक दल के पास बहुमत है, हालांकि कहने को वो गठबंधन सरकार है, लेकिन आपको पता है कि एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में जब सरकार के पास लोकसभा में यानी कि निचले सदन में भी और अब इस समय राज्यसभा में मेजोरिटी है, तब इन चीज़ों का या इन अस्त्रों का क्या महत्व है, क्या ये आज भी रिलेवेंट हैं या रिलेवेंट नहीं है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में या पार्लियामेंट के इस सेशन में या पॉलिटी के इस सेशन में, पॉलिटी के इस सेशन में जिसमें हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। इससे पहले पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है उस पर बहुत सारी बातें मैं कर चुका हूं। अब मैं यहाँ चलूँगा तो मैं बहुत लंबा सेशन नहीं रहूँगा, मैं 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोज़ में इसको बांटूंगा खास चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्नकाल। यहाँ पर आप देखें ब्लू कलर से मैंने हेडिंग डाल रखा है, सरकार पर विधायी नियंत्रण, ठीक है ना। सरकार पर विधायी माने संसदीय नियंत्रण। अब देखें, अब केंद्र सरकार पर संसद नियंत्रण करती है, तो राज्य सरकार जो है राज्य की विधानसभा या राज्य का विधानमंडल कंट्रोल करता है, तो हम इसको कहते हैं विधायी नियंत्रण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल। वो चाहे संसद की बात करें हम या विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की हम बात करें। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नकाल की या क्वेश्चन आवर की। आवर माने घंटा, है ना। संसद की कार्यवाही किस समय शुरू होती है? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है। 11 बजे से 12 बजे का पहला घंटा, फिर 12 बजे से 1 बजे का दूसरा घंटा। 1 बजे हो जाता है लंच, 2 घंटे बाद ही लंच हो जाता है, 1 घंटा लंच, और फिर 2 बजे से फिर नेक्स्ट कार्यवाही या नेक्स्ट एक्टिविटीज शुरू होती हैं। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 लंच, और 2 बजे के बाद फिर संसद अपना काम करती है। अपना काम मतलब तमाम तरह के जो कानून प्रस्ताव हैं उन पर डिस्कशन, वोटिंग वगैरह जो भी मामले होते होंगे वो करती है। उससे पहले सुबह 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में ज़्यादातर जो चर्चा होती है वो आम जनता से जुड़े हुए मसलों पर और जो संसद सदस्यों के क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब देने पर होती है। तो इसमें सबसे पहले बात जो आती है क्वेश्चन आवर। इंग्लिश में बेटा इसको कहते हैं क्वेश्चन आवर, हिंदी में कहते हैं इसको प्रश्नकाल, ठीक है। 1 घंटे का समय होता है ये, सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। अच्छा, पहले क्या होता था कि ये जो 1 घंटे का समय प्रश्नकाल का लोकसभा राज्यसभा दोनों में सेम होता था, लेकिन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होते थे हमारे राज्यसभा के सभापति। आपको पता ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। हामिद अंसारी कितनी बार उपराष्ट्रपति रहे? 2 बार रहे, है ना। इससे पहले किसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे, पता है आपको? पांडे जी बताएंगे। हामिद अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी जो हैं किसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे।
उपराष्ट्रपति बनने से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, है ना, और ये बहुत से देशों में भारत के राजदूत भी रहे थे। अच्छा चले भाई, तो हामिद अंसारी ने क्या किया था, राज्यसभा में प्रश्नकाल को शून्यकाल के बाद कर दिया था। 11 बजे से 12 बजे का जो समय होता है बेटे, देखिए मैं जो है, अगर आप ये ना सोचें कि रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे फ़ौरन यहाँ से पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो 11 बजे से 12 बजे का समय जो है वो है प्रश्नकाल का, और 12 बजे से 1 बजे का जो समय है वो है शून्यकाल का। अब उसको शून्यकाल क्यों कहते हैं, सोनू बताओगे आप? 12 बजे से 1 बजे का जो समय है उसको 0 आवर या शून्यकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं पांडे जी, आसिया? देखो 12 बजे जो समय होता है ना दोपहर का 12 बजे, वो रेलवे वाला टाइम, टेलीविज़न वाला टाइम है पुराने ज़माने का, उसे कहते हैं 00 आवर्स। दोपहर के 12 बजे को क्या कहता है, वो 00 आवर्स कहता है, ठीक है ना। तो ये दोपहर 12 बजे शुरू होता है, 00 आवर्स पर शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम शून्यकाल। अच्छा ये शून्यकाल जो है, अब तो खैर तुमने यहाँ लिखा हुआ देख लिया होगा शून्यकाल। सोनू अगर तुमने देखा नहीं है तो शून्यकाल जो है भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? चुप जाओ ना, तुम्हें तो पता है सर। हाँ हाँ पानी जी, शून्यकाल भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? इसका मतलब ये आपने ये पूरा लिखा नहीं है ना, हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, तो ये भारतीय आविष्कार है। 1964 में सबसे पहले ये भारत में ही शुरू हुआ। तो प्रश्नकाल शून्यकाल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो 11 बजे से 12 बजे का समय प्रश्नकाल का, जिसमें सरकार से किसी मसले पर कोई भी सांसद प्रश्न पूछ सकता है, और उसके बाद 12 से 1 बजे का समय जो है उसे हम कहते हैं 0 आवर या शून्यकाल। उसमें क्या होता है यही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लोकसभा में तो पहला घंटा क्वेश्चन पूछने का ही होता है, उसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। लेकिन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी या राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने इसको जो है आगे पीछे कर दिया। उन्होंने जो है शून्यकाल को पहले कर दिया, यानी 11 बजे कर दिया कार्यवाही का पहला, राज्यसभा की कार्यवाही का पहला घंटा, और प्रश्नकाल को राज्यसभा में कर दिया 12 बजे से। लेकिन 11 बजे शुरू होने के बाद भी राज्यसभा में इसका नाम 0 आवर या शून्यकाल ही है। ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया कि शून्यकाल में जो है कि बहुत सारे सदस्य, खास करके विपक्षी सदस्य, बहुत सारे मामलों को उठाते हैं कि भाई पहले हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। जैसे मान लो ना राशन की लाइन लगी पड़ी हो और ये अफवाह उड़ जाए कि भाई आज राशन कम है, कल को आएगा फिर बटेगा, है ना, तो फिर वहाँ पर भीड़ जमी हो तो सब कोशिश करेंगे ना पहले मुझे मिल जाए, मुझे अफरा तफरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी अफरा तफरी। तो उसी तरह से आम तौर पर होता ही है पार्लियामेंट में कि 0 आवर में या शून्यकाल में सभी सदस्यों को छूट होती है कि वो अपने मुद्दों को उठा सकते हैं, अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। कोई मसला, उसके लिए नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना नोटिस दिए आप अपने मुद्दे को, किसी मामले को उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के किसी हिस्से में कोई दंगा फसाद हो गया है ना, सरकार उस पर नोटिस नहीं ले रही है, तो कोई भी मेंबर उस मामले को उठा सकता है और सरकार से कह सकता है कि भाई इस पर अपना जवाब दो, आप इस पर कर क्या रहे हैं। तो अक्सर जो है जो चेयरपर्सन होते हैं, चाहे वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति हो। देखिए मैंने शुरू में पहले इसीलिए आपको ये चीज़ों को बताया है, इसीलिए मैंने इन वीडियोस को रिकॉर्ड किया है कि आपको पहले पता चल जाए कि संसद क्या होती है और पीठासीन क्या होता है। जो अगर आप वीडियो सीक्वेंस से देखेंगे, 1 2 3 4 करके देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, तो ये चीज़ें सारी आपको समझ में आएंगी। आप लोग तो मेरे सामने बैठे ही रहे हैं, आपको तो क्लियर हो ही रहा होगा, है ना। तो पीठासीन जो होते हैं अक्सर बहुत से मुद्दों को उठाने की परमिशन देते नहीं है। अब जब मेंबर के मुद्दे को उठाने की परमिशन नहीं मिलती है तो वो हल्ला करने लगता है, नारेबाजी करने लगता है, हमारी मांगे पूरी करो। तो होता क्या, कामकाज नहीं होता। अब हुआ क्या, हामिद अंसारी जी ने देखा कि अक्सर ऐसा हो रहा है कि प्रश्नकाल शुरू हुआ, प्रश्नकाल जो है वो शुरू हुआ, लेकिन मेंबर जो हैं बजाय प्रश्न पूछने के अपने मुद्दे उठाने लगे। यह सरकार राज्यसभा में प्रश्नों का जवाब दे रही है, लेकिन मेंबर जो हैं बजाय उन प्रश्नों के जवाब सुनने के सरकार पर ये दबाव डाल रहे हैं या चेयर पर ये दबाव डाल रहे हैं कि भाई पहले हमारी बात सुनो। तो रोज़ का काम हो गया हुड़दंग। तो प्रश्नकाल जो था वो उसकी भेंट चढ़ जाता था। और प्रश्नकाल जो है, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि संसदीय कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो प्रश्नकाल है, जिसमें सरकार से उसके किसी भी काम पर सरकार से किसी भी काम पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि उसके कुछ पहलू भी हैं जहां पर रोक है सवालों को पूछने की, जो कि प्रश्नकाल पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी लगाता है। हाँ, क्वेश्चन आवर पर क्वेश्चन मार्क लगाता है कि भाई इसकी जो है कि यूटिलिटी है या नहीं है, समझे ना। तो खैर वो अलग चीज़ें हैं। तो होता क्या था, हाँ मैंने क्या कहा कि प्रश्नकाल जो है वो संसदीय कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि ये भी कह सकते हो कि लोकतंत्र का भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यहीं पर जब संसद में सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के माध्यम से सामने आता है कि भाई सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सरकार की कुशलता या अकुशलता का पता चलता है संसद के माध्यम से आम जनता को।
तो इसी प्रश्नकाल की वजह से सरकार जो है बैकफुट पे भी रहती है, सरकार चौकन्नी भी रहती है कि भाई काम सही से करो, क्यों, कोई सवाल पूछने वाला है तो हमें जवाब उसका देना पड़ेगा। तो अब होता क्या है कि राज्यसभा में रोज़ का ये काम हो गया कि प्रश्नकाल जो होता था वो हो हल्ले की भेंट चढ़ जाता था। लोकसभा में भी आमतौर पर ऐसे हो जाता था, प्रश्नकाल हो हल्ले की भेंट चढ़ जाता था। तो फिर हामिद अंसारी ने ये किया था कि भाई जो कार्यवाही का पहला घंटा है 11 से 12 बजे, अब वो राज्यसभा में शून्यकाल होगा और 12 बजे का जो समय होगा वो प्रश्नकाल होगा। यानी कि 1 घंटा तुम थक लो, अपना हो हल्ला कर लो, उसके बाद फिर 12 बजे सवाल हमको पूछने देना, ये वाला मसला। ठीक है, ओके। तो जो अगर आप पुरानी किताब पढ़ोगे तो उसमें वही होगा कि दोनों हाउस में ये पहला घंटा होता है। गूगल में भी आप करोगे तो ऐसा ना, गूगल में भी अक्सर चीज़ें अपडेट होती नहीं है। गूगल में या बीके में बहुत सारी साइटें होती हैं ना, तो 10-10 साल अपडेट नहीं होती। तो आप ध्यान रखना कि राज्यसभा में कार्यवाही का पहला घंटा और लोकसभा में कार्यवाही का दूसरा घंटा। ठीक है भाई, कौन सा काल? शून्यकाल या 0 ओवर। अभी इसके अंदर होता है क्या ये भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए, तो प्रश्नकाल जो है लोकसभा में पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा होता है। ठीक है, अब ये है क्या? ये ऐसा एक घंटा है जिसमें सरकार से कोई भी संसद सदस्य, ऐसा नहीं कि आप जाके खड़े होकर सवाल पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी संसद सदस्य, लोकसभा में लोकसभा का मेंबर और राज्यसभा में राज्यसभा का मेंबर सरकार से किसी भी मामले पर सवाल पूछ सकता है। अच्छा, जो सरकारी दल में है, जैसे मान लीजिए इस समय एनडीए की सरकार है, तो जो एनडीए के घटक दलों में है वो सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा? वो भी पूछ सकता है, किसी पर रोक नहीं है। एक मंत्री दूसरे मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछ सकता है। हालांकि ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि एक मंत्री दूसरे मंत्रालय से भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन लिखा हुआ है कोई भी सदस्य सरकार से किसी भी मसले पर सवाल पूछ सकता है। तो जाहिर सी बात है मंत्री भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है ना। अब कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, 4 अलग अलग तरह के। अब ऐसा नहीं है कि भैया ये जैसे हम लोग खाना खाने जा रहे हैं तो अलग अलग प्रकार की 4 सब्जियां रख दी। दरअसल क्या है कि अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, उन पे प्रोसीजर जो है वो अलग अलग तरह से फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर, प्रक्रिया जो है उनकी अलग अलग है। सब प्रश्न ही बस ये है कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन जवाब देगा, किस तरह से जवाब देगा, लिखित उत्तर देगा कि मौखिक उत्तर देगा। इस आधार पर हमने क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? यहाँ पर शुरू किया है मैंने, इसको मैंने लिखा है कि प्रश्नकाल का महत्व क्या है। एक्चुअली ये ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ कि कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो पहले मैं इसको डिस्कस करूँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, तो नंबर 1 बात आई तारांकित प्रश्न। कुछ नहीं है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है, और अगर किसी बच्चे ने ये लिख लिया तो बताओ कि आप जो ये क्वेश्चन है अधिकतम कितने शब्दों का पूछ सकते हो? इसका मतलब किसी ने लिखा नहीं है, और लिखा तो बस ऐसे ही छापता चला गया, पढ़ा नहीं है उसको ध्यान से। हैं 250, 400, 150, ठीक है 150, हाँ 150 से ज़्यादा शब्दों का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। तो हाँ, कहाँ थे? तो सबसे पहले आ गया, हाँ, तो अब इस पर आपने बना दिया स्टार। एक 1, 1, 1, 2, 3 लाइन का क्वेश्चन है, इस पर आपने स्टार बना दिया, तो ये साहब स्टार मार्क्ड है, तारा बना हुआ है। इस पर क्या बना हुआ है? तारा बना हुआ। तो ये हो गया आपका तारांकित प्रश्न। मेंबर ने एक फाइल दी, फाइल में क्वेश्चन रखा हुआ है ना। ऐसा थोड़ी है उस पर सारा लिखा जाता है, आपका नाम क्या है ना, आप किस क्षेत्र से लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य हो, आपका प्रश्न क्या है, आपने कौन सा प्रश्न पूछना है, किस दिन पूछना चाह रहे हो, इसका जवाब आपको किस दिन चाहिए, इसका जवाब आपको लिखित या मौखिक चाहिए, किस मंत्रालय से संबंधित है, किस मंत्रालय से ये सवाल पूछना चाह रहे हो, अगर उस दिन आप ना हो तो आपका जवाब सुनने के लिए यहाँ पर कौन बैठा, तो पूरा का पूरा फॉर्म भरा होता है। ठीक है, तो फाइल पर ऊपर लिखा हुआ तारा बना हुआ, तो हो गया आपका तारांकित प्रश्न। अब तारांकित प्रश्न है, समझ रहे बेटे, है ना समझ रहे? एक प्रश्न की फाइल ले गए आप कि साहब ये मेरा प्रश्न है, जमा कर लो, उस पर आपने स्टार बना दिया। उसका मतलब ये है, वो एक तो नाम उसका होगा तारांकित प्रश्न, दूसरा उसका जो जवाब आपको चाहिए वो मौखिक चाहिए। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, और मैंने कहा यार ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा लिस्ट है, मैं तुम्हें कल लिख के ला दूंगा, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने उसका आंसर आपको दिया क्या? लिखित में दिया। उसकी 2 वजह हो सकती हैं, एक तो मुझे वो पूरा सा याद ना हो, मुझे सारा वो लिखना पड़े, मैं यहाँ बोल ना पाऊँ, तो मैंने आपको लिख के दे दिया, ठीक है ना। एक वजह और भी हो सकती है कि मैं यहाँ जब बोलूँगा तो सारे सुनेंगे, आज मैं बचना चाह रहा हूँ, है ना, कल को तसल्ली से लिख के लाऊंगा कि इसमें क्या छोड़ दूँ और क्या जोड़ दूँ, ठीक है, कुछ भी वजह हो सकती है। तो अगर मैं आपको सामने से बोलकर उत्तर दे रहा हूँ तो वो है मौखिक उत्तर, और अगर मैं आपको लिखित में उत्तर दे रहा हूँ तो वो है लिखित उत्तर। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका जवाब आपको मौखिक देना, ठीक है। अब इसमें आ जाती है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेटा तुम मुझसे कोई सवाल पूछो, कोई भी सवाल पूछो,
जल्दी से और तेज़ आवाज़ में, जो कि यहाँ तक आवाज़ आए। आप पूछें, कोई भी क्वेश्चन पूछें, ऐसा पूछ लेना जो मुझे याद हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई भी क्वेश्चन पूछो आप मुझसे। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अब मैंने बताई यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अब इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर मेरी समझ में नहीं आया। किसी की समझ में नहीं आया कि भाई यूएसए क्या है ना। किसी की समझ में ये नहीं आया कि राजधानी क्या होती है। किसी की समझ में ये नहीं आया कि वाशिंगटन के साथ डीसी क्यों लगाते हैं। डीसी की फुल फॉर्म क्या हुई वाशिंगटन में, नहीं पता। तबस्सुम को भी नहीं पता। हाँ, किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं। अरे राबिया को भी नहीं पता। देखो ऑनलाइन बेइज्जती हो रही है तुम लोगों की। पांडे जी को भी नहीं पता, सोनू को भी नहीं पता, आसिया को भी नहीं पता। ओ इमरान तुम्हें भी नहीं पता, अनीस, ओ अंकित, विकास, कीर्ति, गीता, प्रियंका, सब पट। ओ क्या पता मुझे भी ना पता हो। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी माने डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। अब अगर किसी ने पूछा कि सर इसमें डीसी का मतलब क्या है, तो वो है अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन था कि साहब यूएसए की कैपिटल क्या है, मैंने बता दी। अब उसके समझ में नहीं आया कि साहब डीसी क्या है, तो उसने पूछा कि साहब डीसी क्या है, तो मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। यह है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अनुपूरक समझ ले। अगर कोई कमी रह गई है उस कमी को पूरा करने वाला। किसी ने पूछा साहब यूएसए की फुल फॉर्म क्या है, अब जीशान बताएंगे यूएसए की फुल फॉर्म क्या है। और बेटा ये वीडियो मैं आपके पापा को दिखाऊंगा, यही वाला मौका जो है। यूएसए की फुल फॉर्म क्या है? अरे चलो शुक्र है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। इंग्लिश में जब भी बोलना, जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो अमेरिका बोलना, हिंदी जब भी बोलो तो अमेरिका बोलना, ठीक है। ओके, अमेरिका को क्या कहते हैं? नई दुनिया। 4 साल पहले IAS में आता था, इन्होंने गलत कर, यही पता था कि अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं। अमेरिका महाद्वीप का नाम जो था पहले नई दुनिया हुआ करता था। अच्छा चलो कहाँ फंस गए, तुम्हारे सामने हैं तो समझ गए। अब किसी ने पूछ लिया कि साहब यूएसए की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट्स है। बेटे ये होता है अनुपूरक प्रश्न। तो जो तारांकित प्रश्न है उसके उत्तर मौखिक दिए जाएंगे और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब एक दिन में यानी कि जो 1 घंटे का समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्रश्न ये लिए जा सकते हैं। कौन से? तारांकित प्रश्न। 20 से ज़्यादा तारांकित प्रश्न एक दिन में नहीं लिए जाएंगे। और एक मेंबर को एक ही प्रश्न पूछने की परमिशन है एक दिन में, ध्यान रखना, है ना। तो 20 अलग अलग लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कितना समय मिलेगा एक क्वेश्चन का जवाब देने का? औसतन 3 मिनट, औसतन 3 मिनट। उसमें भी पहले सवाल पूछने वाला खड़ा होगा, है ना, फिर जवाब देने वाला खड़ा होगा, फिर धन्यवाद करेगा, फिर पता चला अनुपूरक प्रश्न आ गया। तो वो अक्सर होता है कि 20 प्रश्न रखे गए थे लेकिन आंसर पता चला 5 के ही आए। और वो किसी दिन ऐसा भी होता है कि हो हमारी मांगे पूरी करो, पता चला प्रश्नकाल ही भेंट चढ़ गया। ठीक है। इसलिए प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कौन क्या कर रहा है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न, ठीक है ना। तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। उसी तरह से गार्जियन को भी अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए। पढ़े लिखे गार्जियन जो होते हैं ना, वो उन्हें पता चलता रहता है कि भाई स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, है ना। अतारांकित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनमें तारा नहीं बना हुआ, ऐसे समझ आया बेटे। पूरक प्रश्न क्या होता है, समझ आया जी शान? अच्छा चलो अच्छी बात है। अतारांकित प्रश्न जिसके ऊपर तारा या स्टार नहीं बना होगा, इसके उत्तर लिखित दिए जाएंगे, इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। और एक दिन में ये ज़्यादा से ज़्यादा 230 सवाल लिए जा सकते हैं। क्यों लिए जा सकते हैं एक दिन में 230 सवाल? क्योंकि इनके उत्तर जो हैं वो लिखित में दिए जाते हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि आपने क्वेश्चन पूछा था, आपको तो ये फाइल गई लिखित उत्तर की, बाकी सारे मेंबर्स को भी ये फाइल फिर जाती है। क्योंकि जब बोल के सुना रहे हो आप तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन एक ने क्वेश्चन पूछा और एक कोई आंसर गया, ऐसा नहीं। वो सारी की वो फाइल जो है वो सारी की सारी सभी मेंबर्स को जाएगी। अब तो पार्लियामेंट भी हमारी डिजिटल हो गई है, सबके सामने टैबलेट रखा हुआ है। हाँ भाई क्वेश्चन आ गया, लॉगिन करो, सबके सामने उत्तर आ गया, ठीक है ना। उत्तर सभा पटल पर रखा माना जाएगा। सभा पटल माने संसद में रखा माना जाएगा। फिर आता अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। अल्प सूचना प्रश्न, अब अल्प सूचना का मतलब क्या हुआ? छोटी सूचना ना। जैसे जो ये क्वेश्चन है ना आपके तारांकित या अतारांकित प्रश्न, इनका नोटिस ऐसा नहीं है कि सुबह मुँह धोया और गए लोकसभा में जाके और खड़े हो गए, हाँ भाई मैंने एक क्वेश्चन पूछना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा थोड़ी क्लास में आए सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको कम से कम कहूँ या अधिकतम कहूँ, 21 दिन पहले आपको नोटिस देना है। मान लीजिए आज क्या तारीख है? 1 तारीख है ना, 1 तारीख है। तो अगर आपने 21 या 22 तारीख को कोई क्वेश्चन पूछना है तो कम से कम आज आपने नोटिस देना होगा। इसको आप ये भी कह सकते हो कि आज आपने कोई नोटिस दिया कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, तो उसका उत्तर आपको कम से कम 21 दिन बाद मिलेगा, ठीक है ना। ज़्यादा भी हो सकता है,
लेकिन 21 दिन से पहले उसका उत्तर नहीं मिला, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ऐसे प्रश्न, सामान्य प्रश्न के लिए नोटिस आप कितने दिन पहले दें? 21 दिन पहले दें। लेकिन ऐसे प्रश्न जिनका नोटिस आप 21 दिन से पहले भी दे सकते हो, जैसे आरटीआई में सुना है ना, आरटीआई में आपको सूचना अधिकतम 30 दिन में मिल जानी चाहिए। अधिकतम, बेटे क्या हुआ? अच्छा, आरटीआई में एक सूचना आपको अधिकतम 30 दिन में मिल जानी चाहिए, है ना। लेकिन मामला अगर बहुत ही महत्वपूर्ण हो और वो आपके क्या कहते हैं ना, शारीरिक स्वतंत्रता या आपकी जान की बाजी से जुड़ा हो, जान की बाजी समझते हो ना, जान की बाजी लगा दी, आपकी शारीरिक स्वतंत्रता या आपके शरीर से या जीवन से जुड़ा हो, है ना, ये किसी को फांसी होने वाली है। लेकिन अगर कोई एक क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए जल्दी से तो उसकी फांसी बच सकती है ना, तो उसमें फिर आपको सूचना जो है वो 10 दिन में देनी होगी। लेकिन साहब जिसने आंसर देना है वही तय करेगा, जिसने आंसर देना है वही तय करेगा कि भाई ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, ये सूचना जो मांगी गई है ये इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है कि इसका आंसर हम 10 दिन में दे दें, है ना। खैर, तो ऐसे प्रश्न वो प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न कहलाते हैं जो आम प्रश्नों के लिए 21 दिन की जो लिमिटेशन है उससे पहले भी नोटिस दिया जा सकता है, यानी कि 10 दिन पहले भी नोटिस दिया जा सकता है। आज आपने नोटिस दिया, 10वें दिन आपको उत्तर मिल जाएगा। सामान्य प्रश्नों में क्या है, आज आपने नोटिस दिया, 21 दिन बाद आपको आंसर मिलेगा। इन प्रश्नों में आप 10 दिन पहले नोटिस दे सकते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, ये कहते हैं साहब, ये कब लिए जाएंगे? एक था अविलंबनीय, शुद्ध हिंदी में एक शब्द है अविलंबनीय। विलंब का मतलब देर करना, टालना। ऐसा मामला जिसमें देर ना की जा सके, टाला ना जा सके, है ना। भाई किसी को ऑक्सीजन की, अब मान लो किसी को बुखार आ गया, किसी को बुखार है, रात को बुखार आया, उसे कहा चल चाय वाय पी ले, एक पैरासिटामोल पड़ी है और खा ले, और जैसे तैसे रात काट ले अपनी, सुबह को चलेंगे डॉक्टर साहब के पास, है ना। लेकिन पता चला साहब उसको सांस ही नहीं आ रही है, ऑक्सीजन घटती जा रही है, तब तो तुरंत लेके जाना है डॉक्टर साहब के पास इमरजेंसी में, है ना, तुरंत लेके जाना पड़ेगा ना। फिर इमरजेंसी का पर्चा कटेगा। भाई सबका अपना अपना व्यवसाय है ना। ओपीडी में बैठे हैं 8 से 12 के समय में तो पर्चे का रेट कुछ और है, फिर 12 से 2 आए तो पर्चे का रेट थोड़ा सा और ज़्यादा है, फिर 2 से 5 आए तो पर्चे का रेट और थोड़ा सा ज़्यादा है, और 5 से 10 बजे के बाद आए तो पर्चे का रेट और ज़्यादा है, 12 बजे के बाद आए तो अव्वल तो पर्चा बनेगा ही नहीं, बनेगा तो बहुत सारे पैसे बनेगा और बहुत सारे नखरों में बनेगा, है ना। MBBS भी ऐसे हो जाए जैसे बीएड हो गया, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। फिर तो बिना इलाज के कोई टेंशन नहीं, है ना। गली नुक्कड़ पर डॉक्टर बैठे हों, है ना, कोई सुन रहा हो तो मैं MBBS ऐसे हो जाए जैसे बीएड हो रखा है ना, जगह जगह बीएड कॉलेज खुले हुए, ऐसे हो जाए MBBS। फिर भाई साहब बिना इलाज के कोई नहीं मरेगा। ठीक है, चलें साहब, कहाँ थे डॉक्टर कम है ना भाई, 1-1 लाख की आबादी में एक डॉक्टर है, तो फिर नखरे तो होंगे ही। कहाँ थे? अल्प सूचना प्रश्न, समझ गए। तो हाँ, ऐसा मामला जिसे टाला ना जा सके, जिसमें देर करना उचित नहीं है। अविलंबनीय लोक महत्व। लोक महत्व माने, देखो लोक के 2 अर्थ हैं। लोक मतलब आम जनता से जुड़ा हुआ, लोक का मतलब सरकारी भी है, यहाँ पर है आम जनता से जुड़ा हुआ। लोक महत्व माने जनता की भलाई से जुड़ा हुआ मसला, है ना। जबरदस्ती वाहवाही लूटने का मसला नहीं, ऐसा मसला जिसमें जनता की भलाई जुड़ी हो। और ऐसा मसला नहीं कि उसमें केवल अकेले गुलफाम अली की भलाई जुड़ी हो। आप देखते हैं ना कोर्ट में जाती है जनहित याचिका, कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ऐसा मामला जनहित याचिका के रूप में सुना जाता है जो समाज के बहुत बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ हो, है ना। जैसे भाई उत्तराखंड PCS में, उत्तराखंड में 25 साल में 7 एग्ज़ाम हुए PCS के, 25 साल में 7 एग्ज़ाम हुए। यूपी में हर साल एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपी में एग्ज़ाम हर साल हो रहे हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट हर बार सीख रहे हैं, रोज़ सीख रहे हैं, हर साल सीख रहे हैं, प्री दे रहे हैं, मेन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। हम लोगों को मौका मिल रहा 4 या 5 साल बाद, है ना, एक बार में। तो हम लोग सीख नहीं पाए। अब हम कोर्ट में चले जाएं, हम कहाँ चले जाएं? कोर्ट में चले जाएं कि साहब देखो हमारे, ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी फेवर नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो कर रही है, लेकिन साहब हम जो हैं सामान्य श्रेणी में, क्योंकि सामान्य श्रेणी में PCS में बाहर के स्टेट के लोग भी आ जाते हैं, तो साहब सामान्य श्रेणी में हम बाहर के लोगों से कंपटीशन में पिछड़ गए। क्यों? क्योंकि वो हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमें साहब 4-5 साल में एक बार एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। तो ये मामला हम ले जा सकते हैं जनहित याचिका के रूप में, क्योंकि इसमें सभी लोगों का जो है कि मामला, ये सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ है, ना कि किसी एक का। समझ रहे ना। तो उसी तरह से लोक महत्व का मतलब है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट या भलाई जुड़ी हो। समझ गए बेटे, अविलंबनीय लोक महत्व का मामला। तो ऐसे मामलों में अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये सामान्य प्रश्न से कम समय यानी कि 10 दिन के नोटिस पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन अभी आगे बताऊंगा कि डिसाइड जो है चेयरपर्सन ही करेगा कि कौन सा तारांकित है, कौन सा अतारांकित है और कौन सा अल्प सूचना प्रश्न है या नहीं है। ठीक है, चलें साहब आगे।
अब ये जो अल्प सूचना प्रश्न है ना, इनके उत्तर भी मौखिक ही दिए जाने, जैसे तारांकित प्रश्न के उत्तर है ना मौखिक, इसके उत्तर भी मौखिक दिया जा सकते हैं और इसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जो तारांकित और अल्प सूचना प्रश्न हैं दोनों समान हैं, दोनों के उत्तर देने की प्रक्रिया समान है, अंतर जो है वो नोटिस देने का समय है ना। ओके, और अवलंबनीय लोक महत्व। ओके बेटे, बात क्लियर हो रही है ना, आपको क्लियर हो रही है बात, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न, चौथा नंबर आ गया गैर सरकारी सदस्य। अब मुझे आसिया बताएंगे बेटा गैर सरकारी सदस्य क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्य क्या हुआ, जोर से बोल लो जो यहाँ तक आवाज आए। चलो मैं तुम्हारे सामने माइक ले आता हूँ, है ना। गैर सरकारी सदस्य क्या हुआ, जो पार्लियामेंट में मेंबर ना हो। आगे आगे बोलो, इसमें बोलो। जो पार्लियामेंट में मेंबर ना हो। हाँ आप बताओ राबिया। जो सरकार में शामिल नहीं है। जो सरकार में शामिल ना हो, तो उसमें बताएंगे गैर सरकारी सदस्य का मतलब क्या हुआ। इसमें बोलेंगे, इसमें बोलेंगे। जो सांसद तो है लेकिन मंत्री नहीं है। वाह वेरी गुड, तालियां हो जाए मेरे तवस्सुम के लिए, तालियां हो जाए, वेरी गुड। जो हाँ शाबाश, जो सांसद तो है लेकिन मंत्री नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अभी आप नए हो ना, इसलिए अब तो यही समझो कभी यहाँ आए हो, यूनिक आईएएस एकेडमी में आए हो तो यूनिक ही बनोगे, है ना। तो सरकारी सदस्य का मतलब ये है कि जो मंत्री है, चाहे वो अब जैसे एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, चाहे वो बीजेपी का एमएलए है, एमपी है, लेकिन अगर वो मंत्री नहीं है तो साहब सरकारी सदस्य नहीं कहोगे, सरकारी पार्टियां कह दोगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है गैर सरकारी सदस्य प्रश्न, यानी कि ऐसे सदस्य प्रश्न जो मंत्री नहीं है, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है लेकिन मंत्री नहीं है, उससे जो प्रश्न पूछोगे आप वो होगा गैर सरकारी सदस्य। लेकिन ध्यान रखना उससे ऐसा सवाल नहीं पूछोगे कि हाँ भाई गुलफाम जी रात आपने जो है कि कुछ नशा कर रखा था और झूम रहे थे, ये बताओ क्यों झूम रहे थे। वो झूम रहे थे, उसकी निजी जिंदगी है। गुलफाम जी आप जो है विदेश यात्रा पर गए थे, क्यों गए थे, गए थे, उसकी निजी जिंदगी है। गुलफाम जी आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी खुद हड़प ली, बड़े भाई को कुछ नहीं दिया, हड़प ली भाई, मुकदमा चलाओ, कोर्ट में जाओ, वो हमारा निजी मसला है। हाँ अगर ये पूछे कि गुलफाम जी आप लोक लेखा समिति के सदस्य हो और लोक लेखा समिति ने फला ऑडिट किया है, फला ऑडिट किया है, अब उसमें क्या क्या रहा है, आपने उसमें क्या नोटिस लिया, आपकी या उसमें क्या रही, उसका जवाब दो, देना पड़ेगा। गुलफाम जी आपने जो संसद, आपकी जो सांसद निधि आपको मिली, जानते हो बेटे सांसद निधि, कोई बात नहीं, हर लोकसभा राज्यसभा सदस्य को साल भर में एक निश्चित पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि उनके हाथ में आता, उनके अकाउंट में आता है, उनकी सिफारिश से वो अपने इलाके में किसी भी काम पर उस पर खर्च कर सकते हैं, किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं पहुंचा सकते कि लो भाई उसके बेटी की शादी हो रही है उसे इतने पैसे दो ना, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ ये है कि वो यहाँ गुलफाम अली के घर से लेकर के सोनू राजपूत के घर तक 200 मीटर सीसी रोड बनना है, चलो भाई ये सांसद कोटे से बन गया, वो होता है सांसद कोटा, समझ गए, ठीक है। तो हाँ अब भाई तुमने अपना पैसा खर्च नहीं किया या कम किया, क्यों किया या क्यों नहीं किया, ये प्रश्न उससे पूछा जा सकता है। यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन चरित्र आचरण से संबंधित नहीं, उनके जो सरकारी या संसदीय दायित्व हैं, अगर उन्हें कोई शासकीय सरकारी या संसदीय दायित्व सौंपा गया, भारी भरकम शब्द हैं आम भाषा में बता दूं, यानी कि उन्हें कोई ऐसा काम सौंपा गया है जो पार्लियामेंट या सरकार से संबंधित है, जिसके लिए वो जिम्मेदार है, उस पर वो प्रश्न पूछोगे, अदरवाइज नहीं पूछोगे। उससे जो आप प्रश्न पूछोगे तो उसके लिए वही प्रोसेस है जो इन क्वेश्चंस के लिए प्रोसेस है ना। तो अब मैं बताता चलूँ आपको कि जो प्रश्न आपने पूछना है ना, तो आपको इसका नोटिस, अगर आप लोकसभा सदस्य हैं तो लोकसभा के सचिवालय में इसका नोटिस देना है, और राज्यसभा सदस्य हैं तो राज्यसभा के सचिवालय में, विधानसभा सदस्य हैं तो विधानसभा सचिवालय में, और विधान परिषद के सदस्य हैं तो विधान परिषद के सचिवालय में इसका नोटिस देना है। ओके समझ गए। तो ये हो गया आपका गैर सरकारी सदस्य प्रश्न। मैंने लिखा भी है, जब वे सदस्य सदन के किसी कार्य जैसे विधेयक, संकल्प यानी कि प्रस्ताव के लिए जवाबदेह हो, इसके लिए अदर क्वेश्चन जैसा ही प्रोसेस होगा। पीठासीन इस प्रश्न के लिए प्रोसेस में ऐसे बदलाव कर सकता है जो वो जरूरी समझे, यानी कि इस प्रश्न को पूछने के प्रोसेस में, प्रश्न के जवाब देने के प्रोसेस में अगर चेयरपर्सन चाहे तो बदलाव कर सकता है जो वो जरूरी समझता है, बाकी इसके लिए वही प्रोसेस है जो है। ओके समझ गए साहब। अब बात ये आती है कि प्रश्न जो है, हाँ जो बात अभी मैंने आपको बताई यहाँ लिख रखी है मैंने, प्रश्न जो है महासचिव के पास जमा होगा। महासचिव कौन हुआ, जैसे देखें राज्य सरकार में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, अलग अलग नाम है, किसी स्टेट में उसको प्रमुख सचिव कहते हैं, किसी स्टेट में कहते हैं मुख्य सचिव। केंद्र सरकार में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है, आसिया आप बताएंगे, कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है ना। जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं उसका मुखिया होता है बेटे कैबिनेट सचिव। जैसे आपकी उम्र अभी 18-19 साल है, 22-23 साल की उम्र में आप आईएएस बन जाओ, 8-10 बच्चे बैठे मेरे सामने, है ना, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, बन भी सकते हो, तो आप कैबिनेट सचिव तक भी पहुंच सकते हो,
ठीक है। तो जिस तरह से प्रशासनिक सेवाओं का प्रशासन का मुखिया कैबिनेट सचिव है, उसी तरह से जो लोकसभा का सचिवालय है उसका जो चीफ है उसे हम कहते हैं जनरल सेक्रेटरी या महासचिव। महासचिव लोकसभा या महासचिव राज्यसभा, ठीक है। तो आपने लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव के यहाँ अपना प्रश्न जो है वो रजिस्टर कर देना है। इस प्रश्न में आपने ये बता देना है कि प्रश्न पूछना किससे है, कब पूछना है, किससे में जवाब चाहिए, और इसमें कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन की सूचना आपको देनी होगी, ठीक है ना। जवाब आपको कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन के बाद मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन आवर है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी, मैंने लिखा हिंदी में सीमा त्रुटियाँ भी कह सकते हो आप, लेकिन सही शब्द है इसकी सीमाएं, यानी कुछ कमियां भी हैं इसमें। हालांकि भाई इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ इसके स्याह पहलू भी हैं। वो क्या हैं? जैसे पीठासीन तय करेगा। पीठासीन क्या होता है बेटे, जल्दी से बताइए। पीठासीन बताओ तो। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति, वो होता है पीठासीन। ओके। और अगर नगर पालिका की बैठक चल रही है, नगर पालिका के वार्ड मेंबर्स की बैठक चल रही है, तो नगर पालिका अध्यक्ष, वहाँ पर पीठासीन होगा। ओके, समझ गए। तो पीठासीन तय करेगा। आपने प्रश्न दे दिया, पीठासीन तय करेगा कि ये जो प्रश्न है तारांकित है कि अतारांकित है, ये उसका विशेषाधिकार है। ये प्रश्न अतारांकित है या अतारांकित है, ठीक है ना। आपने कहा ये साहब ये प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न है, तो वो तय करेगा कि ये प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न है या नहीं है। इसका जवाब कौन देगा, कब देगा, इसका इस भाई आपने पूछा कि मुझे ये क्वेश्चन रक्षा मंत्रालय से चाहिए, लेकिन पीठासीन को लगता है कि ये मामला रक्षा मंत्रालय का नहीं है, ये मामला गृह मंत्रालय का, तो गृह मंत्रालय उसका जवाब देगा, ठीक है ना। कब देगा ये सब कुछ जो है वो पीठासीन तय करेगा। फिर अब देखें कि पीठासीन को ये भी देखना है, पीठासीन को ये भी देखना है कि वो ख्याली पुलाव तो नहीं पकाए जा रहे हैं क्वेश्चन पूछने के बहाने, या क्वेश्चन पूछने के बहाने बात का बतंगड़ तो नहीं बनाया जा रहा, बाल की खाल तो नहीं निकाली जा रही। समझ रहे हो ना, बाल की खाल है ना। छींक क्यों दिया उसने भाई छींक दिया, द स्टोरी छींक दिया, है ना। आपको नींद आ रही क्या, सच बताओ। अच्छा, तो अब प्रश्न जो है वो नियमानुसार ग्राह्य है या नहीं है। अब थोड़ा इसका इंग्लिश शब्द मुझे याद नहीं आया कि जो कायदा कानून है उसके मुताबिक इस प्रश्न को लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। दूसरी बात, लोक महत्व का है या केवल खाली तर्क अनुमान या कोई ऐसी धारणा या पूर्वाग्रह बना लिया कि भाई ये तो बहुत ही बेकार है। पूर्वाग्रह ऐसी तो कहते हैं, जब भी पूर्वाग्रह का मतलब होता है वायसनेस नहीं, कुछ और कहते हैं पूर्वाग्रह को इंग्लिश में, पता नहीं क्या कहते हैं। आप मेरे यहाँ पढ़ने आए, मैंने अभी कभी आपको मार्केट में सिगरेट पीते हुए देख लिया, कभी आप आए नहीं थे और सिगरेट पीते हुए और हिप्पी हुर करते हुए देख लिया मैंने आपको, है ना। अब मैंने आपका चेहरा पहचान लिया, अब मैंने धारणा बना ली ये नहीं पढ़ेगा। अब वक्त की बात, आप महीने 2 महीने बाद आ गए कि सर मुझे पढ़ना है। अब मेरे दिमाग में वही है, आपकी जो इमेज थी वही है, मैंने मना कर दिया। कैसे मना करते हैं, जिसे नहीं पढ़ाना होता कैसे मना करते हैं पांडे जी। अभी बैच नया शुरू करेंगे तो बुलाएंगे, सिलेबस बहुत पूरा हो गया है फिर बुलाएंगे, फीस तो खैर हम लेते ही नहीं है, फीस तो हम लेते ही नहीं है ना, फीस की तो बात ही नहीं होती। लेकिन और कोचिंग्स में जहाँ पर फीस ली जाती है फीस इतनी मांग लेते हैं कि वो आते ही नहीं है ना। बहुत से तरीके होते हैं। अब सीधे किसी ये थोड़ी कहेंगे मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ जाएगा, क्यों नहीं पढ़ाएगा भाई, है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपना पीछा छुड़ाने के, है ना। हाँ ओके, तो कहाँ थे, हालांकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, कहाँ थे। हाँ, तो वो आप ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो किसी पूर्वाग्रह से तो ग्रस्त नहीं है, केवल चर्चा पाने के लिए तो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, ऐसी तुक्के तो नहीं मार रहा तर्क के आधार पर या अनुमान के आधार पर कि भी सरकार ने ये गलत कर दिया होगा, मुझे लगता है कि सरकार ने ये गलत कर दिया ना, उसके पीछे कोई फैक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो प्रश्न आपका लिया जाएगा, नहीं जाएगा। खाली वो लोकसभा चुनाव आने वाला है और अपने क्षेत्र की जनता में अपने आप को मशहूर करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है ऊट पटांग, ना भाई ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिससे किसी दूसरे की मानहानि जुड़ी हो, किसी दूसरे की मानहानि जुड़ी हो। मान लीजिए ऐसा है कि भाई सिंपल सी बात है कि कोई सदस्य है, कौन सा उदाहरण दूं मैं इनको जो वो ऐसा लगे कि टीचर बोल रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल दूं जी, ऐसा कोई प्रश्न पूछें जिससे किसी की मानहानि हो सकती है। चलो छोड़ो, क्या मैं एग्जाम्पल देना, मतलब आप किसी के जीवन के बारे में, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते जिससे उसकी जगहसाई हो, उसके सम्मान को ठेस पहुंचे, इस तरह का सवाल आप नहीं पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा
अब किसी की निजी जानकारी या उसके चरित्र के बारे में या उसके आचरण के बारे में आप नहीं पूछेंगे। जैसे आप लोग मुझे क्या कहते हो, FMBT है ना, मुझे अच्छा लगता है वैसे। FMBT मतलब फादर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, नई नई योजनाएं बनाना और फिर 2 दिन बाद कहना, फिर 2 दिन बाद उसको 0 से गुणा कर देना, है ना। तो ये बात कहाँ से आई? तो आप इस मामले में मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि साहब आप FMBT क्यों, मज़े की बात कर रहे हैं ना। तो किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी के आचरण के बारे में आप कोई सवाल नहीं पूछोगे, किसी की पर्सनल जानकारी के बारे में आप सवाल नहीं पूछोगे, ठीक है ना। ठीक है। अगर हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि भाई कोई मामला है जो किसी कोर्ट में चल रहा है, कोई मामला किसी को, जैसे वो है कौन सा, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब वो तो खत्म हो गया, खैर इलेक्ट्रॉन बोर्ड का मसला सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉन बोर्ड का मसला चल रहा है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला चल रहा है। अब उसी में किसी सदस्य ने इस चुनावी बॉन्ड के बारे में सवाल पूछा, तो पीठासीन मना कर देगा उसका आंसर देने के लिए। क्यों? क्या भाई ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। या मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जो संसद की किसी समिति में चल रहा है, या कोई ऐसा मामला है जिस पर संसद में कार्रवाई चल रही है, कानून बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है, तो उस मामले में भी आप सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है साहब। तो मामला किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यायाधिकरण, ठीक है ना। किसी न्यायाधिकरण या किसी संसदीय समिति में विचाराधीन तो नहीं है, अगर है ऐसा तो उसका आंसर हम नहीं देंगे, ठीक है। अब ये आता प्रश्न में, मित्र देशों के प्रति अविनयपूर्ण बातें तो नहीं है। जैसे हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका सब हमारे मित्र देश ही हैं। ये शत्रु देश तो घोषित रूप से 2 ही हैं, बाकी तो सब हमारे मित्र देश ही हैं। अभी हालांकि अमेरिकी महाद्वीप में एक देश जो था वो हमारे खिलाफ बहुत विषमन करने लगा था, तो संबंध काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन इतने ख़राब नहीं हुए कि हम उसे अपना शत्रु देश घोषित कर दें, है ना। तो ज़्यादातर सिर्फ 2 को छोड़ करके सब हमारे मित्र देश ही हैं। तो हम अपने संसद में या अपने विधानमंडल में कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछ रहे हैं जिससे कि हमारे जो मित्र देश हैं, फ्रेंड कंट्रीज जो हैं, उनसे हमारे संबंधों पर कोई असर पड़ता है या उनकी कोई आलोचना होती है ना। भाई जैसे इजराइल और गजा में युद्ध चल रहा है, तो हम मिस्र के बारे में या इजराइल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछें, उसके क्वेश्चन पूछने की हम अनुमति नहीं देंगे, ठीक है साहब, समझ गए। आगे चलें। अब ये देखेगा ये मामला सरकार से संबंधित है या नहीं है। अब किसी ने पूछा कि वो साहब वो फला जमींदार साहब ने मेरी इतनी ज़मीन खरीद ली, खींच ली, दबा ली। अब भाई खींच ली, दबा ली, कोर्ट में जाओ, मामला चलाओ। मामला जो है वो सरकार से जुड़ा होना चाहिए, वही पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब दैनिक प्रशासन के मामले, दैनिक प्रशासन के मामले समझते हो, छुट्टी सैंक्शन करना या ना करना, प्रमोशन करना, पनिशमेंट दे देना, इसे कहते हैं रोज़मर्रा के काम, सरकार के रोज़मर्रा के काम या दैनिक प्रशासन के मामले इनको कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी सरकार से नहीं पूछे जाएंगे, छोटी मोटी बातों से जुड़े हुए प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और अगर क्वेश्चन आपका 150 शब्दों से ज़्यादा का है तो भी ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। अब मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे पूछेंगे, और उसके बाद मैं बताऊँगा जो चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं कि जो प्रश्न काल है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 1 मिनट के लिए रोक दो। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन आवर का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रश्नकाल का महत्व क्या है, क्यों इसे संसदीय कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखें ना कि प्रश्न पूछना सांसदों का जन्मजात अधिकार है ना। हालांकि इन मामलों में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, इन मामलों में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, इसके अलावा अन्य मामलों में प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, आपको प्रश्न पूछने से कोई नहीं रहेगा। वो बात अलग है कि आप पैसे लेके प्रश्न पूछ लें। जैसे मैं अब किसी का नाम नहीं ले रहा ना, अभी 2-3 महीने पहले मीडिया में खूब चला था कि साहब इन्होंने फला से कुछ वित्तीय प्रलोभन पा करके संसद में सवाल पूछ दिया, यानी पैसे लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, तो उनकी जो सदस्यता थी वो भी चली गई। आप लोगों ने सुना ही होगा, हम किसी को नाम क्यों लें, है ना। तो अब लेकिन आपका अधिकार है कि आप प्रश्न पूछेंगे, और जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आपको जवाब देना होगा, और जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि भाई इनमें से कोई जुड़ा मामला है, इसलिए आप जो है वो उसका जवाब नहीं दे रहे आप, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ना इस पर भी सदस्य जो हल्ला कर सकता है, कहाँ पर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, शून्य काल में, है ना, यहाँ पर भी हल्ला हो सकता है, ठीक है। तो खैर, लेकिन आमतौर पर आपको प्रश्न पूछने से रोका नहीं जाता है, जवाब आपको दिया जाएगा। उन्मुक्त अधिकार, एक शब्द आता है उन्मुक्त, ये क्या है। चिड़ियाघर में शेर उन्मुक्त होता है क्या? नहीं होता है ना, वो एक बाउंड्री है, उसी के अंदर रह सकता है, उसी के अंदर रह सकता है ना। आप लोग यहाँ पर हमारे यहाँ कोचिंग में आ रहे हो लोकल में, उन्मुक्त हो गया है? आप लोग खैर उन्मुक्त होना भी नहीं चाहते, लेकिन उन्मुक्त थोड़ी हो, बाहर चले गए, कौन देख रहा, कौन पूछ रहा। और वहाँ पर तो जो आपका जो विल पावर है, जो आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है
कि भाई मैंने अपने काम से ही काम रखना, है ना, वही आपकी उन्मुक्तता पर रोक लगाएगा, है ना। बाकी उन्मुक्त का मतलब, अब शेर कहाँ पर उन्मुक्त है, चिड़ियाघर में कि जंगल में? मैं उन्मुक्त शब्द का अर्थ बताना चाह रहा हूँ, जंगल में, है ना। मछली कहाँ पर उन्मुक्त है? तालाब में। उससे ज़्यादा उन्मुक्त कहाँ पर है? महासागर में। उन्मुक्त माने खुला, जिस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक ना हो, है ना। मैं उन्मुक्त हूँ क्या? मेरी उन्मुक्तता पर कौन रोक लगाता है? मेरी बहन। ठीक है, चले साहब। तो उन्मुक्त तो कोई भी नहीं है। क्या प्रधानमंत्री उन्मुक्त हैं? नहीं। हर साल 5 साल बाद चुनाव होना है ना, तो क्या प्रधानमंत्री, कोई भी राजनेता, जहाँ पर भी लोकतंत्र है, तो उन्मुक्त तो है ही नहीं, क्योंकि 5 साल बाद 4 साल बाद फिर जनता के सामने जाना है ना, जवाब देना जनता को। नहीं तो जनता देर नहीं करती, पल में पासा पलट देती है। तो खैर, तो ये सांसदों का उन्मुक्त अधिकार है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं। प्रशासन में सरकार के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जब आप मेंस देने जाओगे ना, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें जब आपसे वो प्रश्नकाल का महत्व पूछेगा तो ये चीज़ें लिखनी है, और जब प्रश्नकाल का सीमाएं पूछेगा तो ये चीज़ें बतानी है। और ये मेंस के लिए ज़रूरी नहीं है। जब वो कहते हैं ना सर मेरा 2 नंबर से रह गया, फिर मैं बार बार कहता हूँ रहता तो 12 नंबर से है, लेकिन हम कहते हैं 2 नंबर से रह गया। तो बेटा ये चीज़ें जो हम अवॉइड कर जाते हैं ना, कर यार ये तो बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप है, ये कहाँ पूछेगा, ये चीज़ें अगर तुम लोग नहीं पढ़ते हो तभी तुम्हारा 2 नंबर से रह जाता है। समझ रहे? खैर, तो अब प्रशासन और सरकार के हर मसले पर आप सवाल पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अब इन्हीं प्रश्नों से आप ये पता कर सकते हैं कि बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मसले हैं। जैसे अभी इंटरनेशनल मसले कौन से हमेशा चर्चा में रहता है? जलवायु परिवर्तन रहता है ना, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन। अभी आप देखो रूस में क्या विस्फोट और गोलीबारी करी, कितने सैकड़ों लोग मारे गए, है ना। तो ये हमेशा आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आपदा, है ना, और बहुत सारे टकराव जो हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, गजा और इजराइल में युद्ध चल रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि इन इंटरनेशनल मामलों में हमारी सरकार की क्या पॉलिसी है, हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। या बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उसमें हमारी सरकार क्या कर रही है, सरकार काम कर रही है, सरकार सो रही है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सरकार की नीतियाँ क्या हैं, उससे पर्दा हटाना। अगर कुछ गलत कर रहे हैं या सही से नहीं कर रहे हैं तो आपको बताइए 5 साल बाद फिर चुनाव होना है। और सत्ता कौन छोड़ना चाहता है? सत्ता से कौन हटना चाहता है ना। सत्ता से कोई भी हटना नहीं चाहता। लेकिन अभी मैंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था पिछले साल, ऐसी 40 या 42 साल की उम्र में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जबकि लोकप्रिय थी, वो पॉपुलर थी। जेसिंडा आर्डर्न नाम था, क्या था उनका, हाँ, अच्छा खासा, उनको कोई हराने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया। बोले वे बस बहुत हो गया, 5-10 साल राज कर लिया, अब अपने परिवार को समय देंगे, अब दूसरे लोगों को मौका दो। और एक और थे वो नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी का महत्व है ना, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का महत्व है। 5 साल बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि नहीं भाई अब किसी और को मौका दो। तो ऐसे उदाहरण बहुत कम है। नहीं तो एक बार तो कुर्सी मिली तो चिपकू। अच्छा, सरकार 60 साल की उम्र में कर्मचारियों को रिटायर क्यों करती है? हाँ, दूसरों को मौका दो। अब जो युवा बेरोजगार बैठे हैं उन्हें मौका दो। तुमने भाई 30-35 साल सेवा कर ली, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, अब पकड़ो आप अपनी पेंशन, है ना। भाई पेंशन भी देनी है, नहीं तो मर जाएगा वो, भाई कहाँ खाएगा। देखो भाई मैं टीचर हूँ, आज की तारीख में आप मुझसे ये कहोगे मैं डंपर लगा के खनन का काम कर लूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं दुकान खोल लूँ, दुकान चला लूँ, मुझसे कोई काम नहीं होगा। मैं टाइप्ड हो गया ना। सुबह उठना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर आ जाना, फिर तुम्हारी कोचिंग में आ जाना, और फिर आराम से रात को ड्रीम 11 पे टीम बनानी है, और फिर रात को 12 बजे तक मैच देखते हुए सो जाना, सुबह उठ के फिर एक दिनचर्या हो गई ना। 30 साल तक जिसने यही काम किया है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर और कोई काम करना। तो फिर सरकार उसकी बेहतरी के लिए उसकी भविष्य निधि रखती है, प्रोविडेंट फंड, कि भाई जब तुम रिटायर हो जाओगे 1.5 लाख की तनख्वाह तुम्हारी आ रही होगी और अगले दिन तुम्हारे खाते में कुछ नहीं आएगा, तुम तो वैसे ही मर जाओगे। होता है ना सदमा, भाई हर महीने सैलरी आ रही है, 1 तारीख को योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, सैलरी आ गई। जो खास 2-3 दोस्त होते हैं उनको बताया जाता है सैलरी आ गई, इस बार इतनी आई है, इस बार इतनी आई। अब जब तुम रिटायर हो गए छुट्टी। तो इसके लिए सरकार पेंशन देती है ना, आप डिप्रेशन के शिकार ना हो, है ना। खैर वो इधर उधर की बातें हो गई। तो अब ये बात आई कहाँ से थी, पेंशन की बात आई कहाँ से थी, कोई और काम करने वगैरह कहाँ से आई थी ये बात? ये बात कहाँ से आई थी? हाँ, मैं ये कह रहा था 60 साल के बाद सरकार रिटायर क्यों करती है। तो एक तो ये है
एक तो ये नहीं है, एक तो ये है कि भाई अब 60 साल के बाद अब शारीरिक सक्रियता जो है आपकी पहले जैसी नहीं रही है ना, पहले जैसी नहीं रही। और सरकार को चाहिए दक्ष लोग। अगर भाई अदक्ष लोग आ जाएंगे तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, तो दक्ष लोग चाहिए। और दूसरे जो युवा बेरोजगार बैठे हैं उनको भी रोजगार देना। उसी तरह से आप खेलों में देखते हो ना कि 34-35 साल की उम्र में खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल रहा है, लेकिन बोर्ड उस पर दबाव डालने लगता धीरे धीरे कि भाई आप रिटायर हो जाओ, अब आप रिटायर हो जाओ। क्यों? क्योंकि बेचारे दूसरे भी तो है ना, उनको मौका मिलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत सेवाएं की देश की, बहुत नाम और बहुत पैसा भी कमा लिया, लेकिन अब जो पीछे आ रहे हैं उनको मौका दो, है ना। तो सुनील गावस्कर अपने पीक पर थे कैरियर के, रिटायर हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर हुआ करते थे एक इमरान खान, अब तो बेचारे जेल में हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास लिया, जो कोई हटाने वाला नहीं था, है ना। चलें साहब, तो कहाँ थे? और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं उन्हें ढोया जाता, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं ढोया जाता, 2 साल तक उनका नाम खेलता, प्रदर्शन खराब हो जाता है। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे यार, मैं नहीं बोल रहा, उनका नाम नहीं बोल रहा, तो नाम नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि ये वीडियो तो इंटरनेशनल है, कहीं भी जाएगी, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे और अपने ज़माने में इमरान खान, अब नाम बोलने की जरूरत तो वैसे ही बता देते हैं, इमरान खान के समय में उनका कैरियर चला। और इमरान खान, कभी इमरान खान कैप्टन होते थे तो कभी वो कैप्टन होते थे। इमरान खान के समय में ज़्यादातर वो वाइस कैप्टन रहते थे। तो उनका कैरियर जब ढलान पे आया तो भी वो रिटायरमेंट नहीं हो रहे थे, 2 साल तक उनकी टीम ने उनको ढोया। फिर जब बिल्कुल पट हो गए तो फिर उन्होंने रिटायरमेंट लिया। आगे चले, और उन्होंने अपना आखिरी मैच भारत में खेला था। अब आप पहचान जाओगे, पाकिस्तान वालों कमेंट करना है, उन्होंने अपना आखिरी मैच भारत में खेला था। कहाँ थे? सरकार, हाँ, तो सरकार को राष्ट्र की नब्ज, हाँ कहाँ थे? हाँ, यहाँ तक आए थे ना। तो जो नेशनल और इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं उन पे से पर्दा हटाना, सरकार को जवाबदेह बनाना। प्रशासन और सरकार हमेशा चौकन्नी रहती है कि भाई देखो हमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। सरकार को राष्ट्र की नब्ज पहचानने व उसके अनुरूप ढलने में सहायता देना। भाई संसद सदस्य किसके प्रतिनिधि हैं? आम जनता के तो हैं, आम जनता के प्रतिनिधि तो हैं। तो आम जनता के मन में सरकार की क्या राय है, सरकार की जनता की सरकार की नीतियों के बारे में क्या राय है, उसका पता किससे चलता है? प्रश्नकाल से पता चलता है, प्रश्नों से पता चलता है। उससे ही जो बेहतरीन सरकार होती है वो अपने आप को उसको रूप ढाल लेती है। ठीक है, अब इन्हीं सांसदों के माध्यम से सरकार और जनता में संपर्क रहता है। भाई हम लोग अपने सांसद के पास जाते हैं कि देखो अपने इलाके में ये चीज़ दिक्कत हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, तो वो सांसद उसको संसद में उठा लेता है। सांसद अक्सर धमकी देते हैं ना कि ठीक है मैं इस मामले को संसद में उठाऊंगा, और अक्सर ऐसा हुआ भी। यहाँ पर एक हमारे भूतपूर्व मंत्री भी थे और वो एमएलए, वो विधायक रह गए थे, मंत्री पद से हटके विधायक रह गए थे, तो उनके साथ एक दरोगा ने बदतमीजी की, उन्होंने विधानसभा में उठा दिया। तो क्या विपक्ष हो क्या सत्ता पक्ष सब एक साथ हो गए और दरोगा जी सस्पेंड हुए। खैर आगे चलें, तो मंत्रालयों की लोकप्रियता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हो। मतलब अगर मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है तो किससे पता चलेगा? प्रश्नों से पता चलेगा, हाँ भाई वाह 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 बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, वगैरह वगैरह। सरकार की जो कमियां हैं, भूलें हैं, वो सामने आ जाती हैं और सरकार को मजबूर किया जाता है कि जनहित के मामलों पर वो एक्शन ले। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि क्वेश्चन आवर क्या होता है और क्वेश्चन आवर की इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी सीमाएँ क्या हैं, ठीक है ना, लिमिटेशंस क्या हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और वही जो चलते चलते कहते हैं, समझ गए होगा आप। थैंक यू।